Hello and welcome to Bimochan IAS. This is a series of geography optional and we are discussing climatology, which is module 3 of our series. This is the continuation of our last lecture where we were discussing about the temperature. अब देखो ये टेम्परेचर 2 के नाम से रख दिया है और आज का टॉपिक इस टेम्परेचर पोर्शन का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो हम लोगों के इसी टॉपिक से पूछे गए हैं. द टॉपिक इज़ टेम्परेचर इन्वर्जन. अब आप लोगों को नॉर्मली समझ में आ रहा होगा टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब हो गया इन्वर्ट हो गया, उसकी पोजीशन इन्वर्ट हो गई, उसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन. ठीक है, पूरा का पूरा एग्जाम बेस्ड कर रहे हैं, याद रखना. आप लोगों को अगर लगता है कि भाई मुझे बहुत डिटेल में आप लोगों को मिल जाएगा कि टेम्परेचर इन्वर्जन्स क्या हैं, उसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा पढ़ा दूंगा, द आंसर इज़ एब्सोल्युटली नो. एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग पे जब मैंने ये ज्योग्राफी ऑप्शनल की सीरीज़ स्टार्ट की थी उस टाइम पर ही मैंने बता दिया था कि मैक्सिमम आप लोगों को 4 पेज का आंसर लिखना होता है. लेकिन अगर आपके पास 20 पेज का मटेरियल तैयार होगा तो रियल एग्ज़ाम में आप क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी चीज़ करनी है कौन सी नहीं करनी. तो हम इसमें चूँकि 4 पेजेस का है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 to 7 पेज का मटेरियल तैयार करते हैं, उससे ज़्यादा हम लोगों को ज़रूरत नहीं है. एक्चुअली जो एक जो पेज है वो तो आप लोगों का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में ही ख़त्म हो जाता है और बाकी के जो 3 पेजेस हैं उनमें तो आज उसमें से 1/4 पेज तो आप लोगों का डायग्राम और फ्लो चार्ट्स में ही निकल जाएगा. तो आपके पास मटेरियल कितना बचा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज का मटेरियल बचा. तो उस 2 पेज के लिए मैं क्या आपको 20 पेजेस पढ़ा दूँ? नॉर्मल बात है ना. तो उतना ही हम लोगों को करना है जितना हम लोगों को एग्ज़ाम में ज़रूरत है. लेट्स स्टार्ट. और सिर्फ इसी में नहीं, मैंने सारी की सारी जितनी भी सीरीज़ में जितने भी वीडियोज़ बनाए उसमें यही माइंड में रखा है कि हम लोगों को एग्जाम बेस्ड करना है. समझ में आया ना? वही आज का टॉपिक टेम्परेचर इन्वर्जन. ठीक है, नेक्स्ट सिलेबस देखो. हम लोग पेपर 1 के अंदर देख रहे हैं तो उसके अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये अपन धीरे धीरे डिस्कस करते चले जाएंगे और फिनिश हो जाएगा. पेपर नंबर 2 में इससे रिलेटेड कोई भी टर्म नहीं आ रही है, बस ज़्यादा मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून, रेनफॉल पैटर्न, ट्रॉपिकल साइक्लोन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं. जैसे जैसे होगा अपन इंटरलिंक करके पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. नाउ स्टार्ट करें. अब देखो PYQ में देख लो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर. देखो 23 में जो क्वेश्चन आया था वो भी टेम्परेचर इन्वर्जन का आया, फिर 10 में भी टेम्परेचर इन्वर्जन, फिर टेम्परेचर इन्वर्जन. देखो ये दोनों के दोनों सेम ही क्वेश्चन है 95 और 10 के अंदर. ठीक है, ये वाला पोर्शन मैंने कल करवा दिया था और ये अपन कल करेंगे. समझ में आना? तो जब भी जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर इन्वर्जन से ही क्वेश्चंस आते हैं. प्रेशर बेल्ट का आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फिर भी हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे क्योंकि हम लोगों को साइक्लोन जो है वो पढ़ने होंगे तो प्रेशर बेल्ट के बिना आप कर ही नहीं पाओगे. तो नॉर्मली वो अपन लोग करना स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली आपका टाइम वेस्ट ना करके. इन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर. देखो एक्चुअली जब मैंने आप लोगों को एटमॉस्फेयर कराया था तो उस टाइम पर मैंने क्या बताया था कि आप लोगों का ट्रोपोस्फियर वाली लेयर में जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, सरफेस से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो आप लोगों का टेम्परेचर जो होता है ना वो डिक्रीज होता चला जाता है. क्या हो जाता है? चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है. अब मान लो बिकॉज ऑफ द सम सर्कमस्टांसेस, तो जब आप लोगों का ये टेम्परेचर, अब इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज ना होके इंक्रीज हो जाए तो, है ना. मान लो देखो जैसे यहाँ पर मेरा क्या है, नीचे हॉट होता है, ऊपर थोड़ा सा कोल्डर होता है, ऊपर और ज़्यादा कूल हो जाता है. समझ में आई ना ये वाली बात? मतलब नीचे सबसे ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होगा, फिर थोड़ा सा कोल्डर होगा, उससे फिर ऊपर और ज़्यादा कूल हो जाएगा. मान लो ये वाला जो कोल्डर टेम्परेचर है ना वो नीचे आ जाए और हॉट टेम्परेचर नीचे आए, मतलब ऊपर तो कूल ही है और अगर यहाँ पे हॉट आ जाए और यहाँ पे कोल्डर आ जाए, दैट मीन्स ये वाली चीज़ क्या हो गई, इन्वर्ट हो गई ना. ये चीज़ जो है वो इन्वर्ट हो गई इसके साथ. तो इसका मतलब इसी वाले फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं. ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं. आप लोगों को देखा होगा कि आजकल हीट आइलैंड से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ेस आप लोगों ने देखी होंगी. तो इसीलिए ये वाली चीज़ भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हीट आइलैंड जो हीट डोम जिसके बारे में बनता है उसका मेन फिनोमेना टेम्परेचर इन्वर्जन ही होता है. समझ में आया? एक्चुअली पूरा ट्रैप हो जाती है वो, मैं आगे कंसेप्ट में जब ज़रूरत होगी तो मैं आप लोगों को
बताऊंगा, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर इन्वर्जन कब होता है, जब नॉर्मल टेम्परेचर प्रोफाइल जो होती है ना किसी भी एटमॉस्फेयर की रिवर्स हो जाए। टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर प्रोफाइल जो है ना एटमॉस्फेयर की वो रिवर्स हो जाए। भाई नॉर्मल टेम्परेचर प्रोफाइल मतलब सीधा सीधा एटमॉस्फेयर के अंदर, जैसे मैंने आप लोगों को 5 लेयर्स बताई थी, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, है ना। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, ये हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है। फिर उसके ऊपर वाली लेयर में स्ट्रेटोस्फियर में हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है। बट अगर बिकॉज ऑफ दी अब नॉर्मल कंडीशंस अगर ये वाला जो टेम्परेचर जो है वो रिवर्स हो जाए, मतलब प्रोफाइल जो है पूरी रिवर्स हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्परेचर इन्वर्जन बोलेंगे। दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ टेम्परेचर डिक्रीजिंग विद द अल्टीट्यूड, ये किसके रिलेटेड बात कर रहे हैं, याद रखना, हमेशा माइंड में याद रखना कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि टेम्परेचर अल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज होता है तो हम लोग मैक्सिमम ट्रोपोस्फियर के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली पूरा जो बायोस्फीयर है, हम लोग जो रह रहे हैं, जितना भी हम लोगों का क्लाइमेटिक कंडीशंस आ रही हैं, जितने भी एटमॉस्फेरिक फिनोमेना चेंजेस हो रहे हैं, हवा चल रही है, सब कुछ हो रहा है, वो सब कुछ ट्रोपोस्फियर के अंदर होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि 99% जितने भी हम लोगों के एटमॉस्फेरिक, मतलब जितने भी हम लोगों के क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं या फिर क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, ट्रोपोस्फियर के अंदर आते हैं। समझ में आया ना। तो बस वही है। तो जब भी मैं अगर बात करूं, माइंड में दिमाग में रखना कि अगर मैंने बात की है कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है एल्टीट्यूड के साथ, तो मैं ट्रोपोस्फियर की बात कर रहा हूं, ठीक है। नॉर्मली टेम्परेचर इन्वर्जन इन्वॉल्व अ लेयर ऑफ वार्म एयर, क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक लेयर आ जाती है वार्म एयर की, किसके ऊपर, कोल्डर एयर के ऊपर। वही वाली बात मैं बताई, क्योंकि पहले नीचे गर्म होना चाहिए, फिर धीरे धीरे ऊपर ठंडा होता चला जाना चाहिए। लेकिन कोल्डर लेयर के ऊपर अगर आप लोगों की एक वार्म एयर लेयर आ जाए तो उसको मैं क्या बोलूँगा, और प्रिवेंट, इससे क्या होगा आप लोगों को, ये जो है ये जो है, जो कोल्डर एयर जो है ना नियर उसके, तो प्रिवेंट करेगी यूजुअल अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर को। क्यों, क्योंकि नीचे क्या आ गया, आप लोगों का कोल्डर एयर आ गया, यहाँ पर हॉट एयर है। तो अब ये हॉट एयर के ऊपर थोड़ी जाएगी कोल्डर एयर। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है मेरी डेंसिटी डिक्रीज होती है। दैट मीन्स अगर मेरा टेम्परेचर कम हुआ तो मेरी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स अगर मेरी ये कोल्डर एयर है तो वो ऊपर उठेगी ही नहीं, क्योंकि हॉट एयर तो मेरी पहले से उठी हुई है। तो ये प्रिवेंट कर रही है यूजुअल अपवर्ड को, क्योंकि हमेशा क्या होता है ना, एयर नीचे से ऊपर जाती है। क्यों, क्योंकि जो कोल्ड एयर जो है वो हमारी हॉट एयर को ऊपर उठाने की कोशिश करती है। समझ में आया ना ये वाली बात। नॉर्मली नाउ अब टेम्परेचर इन्वर्जन को समझने से क्या फायदा होगा कि टेम्परेचर इन्वर्जन का अंडरस्टैंडिंग से, इन्वर्जन इज क्रूशियल है वेदर प्रिडिक्शन में, भाई कि किस तरीके का आप लोगों की वेदर है, पॉल्यूशन कंट्रोल में और मिटिगेट करने में उसके एडवर्स इफेक्ट को, किसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर और एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। अब देखो नॉर्मल कंडीशन के अंदर मान लो ये आप लोगों का क्या है, सरफेस एरिया है, ये जो नीचे दिखाई दे रहा है सरफेस एरिया है। यहाँ पर सरफेस एरिया, अब चूंकि इंसोलेशन के कारण, इंसोलेशन मैं हीट बजट नेक्स्ट वीडियो में जब बताऊंगा ना आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से आया। इंसोलेशन के कारण आप लोगों का जो सरफेस है वो क्या हो गया, हॉट हो गया। और हॉट हो गया तो इसका मतलब इसके आसपास जितनी भी एयर होगी वो क्या होगी, वो वार्म हो जाएगी। तो अब जैसे जैसे अब वार्म हो गई, अब वार्म होने के बाद वो ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाने के बाद एयर क्या होगी, फैलेगी, मॉलिक्यूल्स एयर के फैलेंगे, तो क्या होगी, वो ठंडी होगी। और वैसे भी ऊपर जाने के साथ साथ टेम्परेचर कम होता चला जाता है। तो जैसे वार्म एयर, फिर कोल्डर एयर, फिर कूल एयर, ऐसा होता है। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होगा, ये जो कोल्डर एयर है ना वो नीचे आ जाएगी और वार्म एयर क्या होगी, इसके ऊपर एक लेयर बना लेगी। तो ये वाला जो इलाका है ना, ये है वार्म एयर का, है कि नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, वार्म एयर इन्वर्जन लेयर, क्या बोलेंगे, वार्म एयर इन्वर्जन लेयर। अब देखो ये कोल्डर एयर है और ये कूल एयर है। अब बताओ कि ये अगर कोल्डर एयर ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो वार्म एयर तो इसको नीचे ही दबा देगी ना, क्योंकि वार्म एयर तो पहले से ऊपर जाना चाह रही है, ऊपर जाना चाह रही है, इसको उठने ही नहीं देगी, तो वो यहीं पे सर्कुलेट करती रहेगी, है कि नहीं है। तो क्लियर स्काई नाइट्स, अब देखो अगर कंडीशंस देखोगे तो क्लियर स्काई नाइट्स मतलब रेडिएशन होगा, क्योंकि ऊपर क्या है अपने क्लाउड्स है,
क्या है, क्लाउड्स है। तो अगर मेरी क्लाउड्स यहाँ पर होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर मेरी हीट ट्रैप हो जाएगी, है कि नहीं है। लेकिन अगर मेरी क्लाउड्स यहाँ पर नहीं हुए, क्या होता है, रात के टाइम पे मेरा जो अर्थ का सरफेस होता है ना, वो हमारी हीट को रिलीज करता है रात को, तो वो अपनी रिलीज हो जाती है। लेकिन अगर ये रिलीज ना हो और अगर यहाँ पर क्लाउड्स आ जाएंगे तो ये यहाँ पर इसको ट्रैप कर लेगा, है कि नहीं है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, क्लियर नाइट स्काई मतलब रेडिएशन, वार्म एयर ओवर द क्लाउड सरफेस, कोल्ड सरफेस, कोल्ड सरफेस के ऊपर जो वार्म एयर होती है ना उसको बोलते हैं अपन एडवेक्शन। याद रखना, ये की पॉइंट्स याद रखना, रेडिएशन, एडवेक्शन, समझ में आया ना। डिसेंडिंग एंटी साइक्लोन्स, डिसेंडिंग एंटी साइक्लोन्स मतलब सब्सिडेंस, ये नीचे की तरफ डिसेंड हो रही है। ये वाले सारे के सारे मैं आप लोगों को आगे की स्लाइड्स में समझाऊंगा, अभी आप मोटा मोटा समझो बस। कोल्ड फ्रंट मतलब होता है कि जब आप लोगों के दो अलग अलग टेम्परेचर की एयर आपस में मिले, मतलब मान लो यहाँ पे हॉट एयर है, यहाँ पे मेरी कोल्ड एयर है, तो इसके बीच की जो बाउंड्री होगी ना उसको मैं बोलूंगा फ्रंट। क्या बोलूंगा, फ्रंट। तो बस वही चीज़ है, कोल्ड फ्रंट मतलब फ्रंटल। कोल्ड एयर पूलिंग इन वैली टोपोग्राफिक्स मतलब क्या होता है, वैली के अंदर क्या होता है, यहाँ पर कोल्ड एयर क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं कोल्ड एयर पूलिंग। कोल्ड करंट्स मरीन के अंदर होता है। सिटी हीट आइलैंड अर्बन के अंदर होता है। वही वाली बात पता, हीट आइलैंड की बात बोली ना, वही चीज़ मैं बात कर रहा हूँ, ये सब हो गई। इस पूरे जो फिनोमेना है, इस पूरे फिनोमेना से आप लोगों का इन्वर्जन हो जाएगा, और इन्वर्जन के अंदर हम लोगों की जो वेदर कंडीशन होगी ना बहुत स्टेबल होगी। मतलब जितना हम लोगों का टेम्परेचर इन्वर्जन होगा उतनी ही स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे होंगे तो हम लोगों के प्री के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इन्वर्जन होने के बाद हम लोगों की स्टेबिलिटी कम होती है या इंक्रीज होती है। एक्चुअली जिन लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं होते उन लोगों को लगता है कि नहीं यार इन्वर्जन हो गया, दैट मीन्स ये एक अनयूजुअल फिनोमिना है, ये सब निगेटिव ही होता है, तो भाई वेदर कंडीशन भी स्टेबल नहीं होगी। भाई वेदर कंडीशन स्टेबल हो जाती है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। मान लो चलो आंधी तूफान हवा जो भी चल रहा है, तो जितने भी हम लोगों के यहाँ फिनोमेना चल रहे हैं जिसकी वजह से हम लोगों का लाइफ पॉसिबल हो पा रही है, मैं भी आपको बताऊंगा क्या क्या इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। समझ में आई ना ये वाली बात। तो ये माइंड में याद रखना कि रेडिएशन, एडवेक्शन, एंटीसाइक्लोन मतलब सब्सिडेंस, फ्रंटल, टोपोग्राफिक, मरीन और अर्बन के कारण इन्वर्जन होता है और आप लोगों को स्टेबिलिटी मिलती है। समझ में आई ना ये वाली बात। और ये सब चीज़ें मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब कॉज क्या होते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन के, मेनली अपने आप थोड़ी हो जाएगा कोई भी चीज़ कि भाई नहीं यार आज तो मेरा मूड है कि हॉट टेम्परेचर है ना, वो हॉट एयर जो है ना वो ऊपर से ठंडी वाले के ऊपर चली गई, तो नहीं भाई ऐसा तो होता नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो बस वही चीज़ है। देखो पहले तो इंट्रोडक्शन, अगर नॉर्मली अगर आप लोगों को सिंपल ये क्वेश्चन आया है कॉजेज ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, तो आप इंट्रोडक्शन में टेम्परेचर इन्वर्जन की डेफिनेशन लिखोगे ना, तो अपन ने एक लाइन के अंदर टेम्परेचर इन्वर्जन की डेफिनेशन लिख ली है। तो डेफिनेशन है नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द हाइट लैप्स रेट, बट इन द इन्वर्जन टेम्परेचर इंक्रीजेज विद द हाइट, दैट इज कोल्डर एयर लाइज बिलो द वार्मर एयर, कोल्डर एयर लाइज बिलो द वार्मर एयर। तो फर्स्ट कॉज इज, अपन कॉज डिस्कस करते हैं, रेडिएशन इन्वर्जन। मतलब इसको अपन दूसरी भाषा में कीवर्ड अगर यूज करोगे वहां पे, अगर ये चीज यूज करके आओगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। नॉक्टुरल कूलिंग, क्या, नॉक्टुरनल कूलिंग, समझ में आया ना। नॉक्टुरनल कूलिंग बोलते हैं रेडिएशन इन्वर्जन को। प्रोसेस क्या होती है, देखो क्या होता है, ड्यूरिंग क्लियर काम नाइट, मतलब आप लोगों की नाइट के टाइम पे अगर आप लोगों के स्काई में अगर क्लाउड्स नहीं हुए, क्या नहीं हुए, क्लाउड्स नहीं हुए, तो क्या होगा, जो ग्राउंड जो होगा ना वो लूज करेगा हीट को रैपिडली, है कि नहीं है। क्योंकि नीचे मैंने क्या बताया था कि जो हम लोगों का अर्थ सरफेस है ना वो नाइट में हीट रिलीज करता है। मैं अभी नहीं बताया था, मैं फिर बताता हूँ। हम लोगों की जो अर्थ की जो रेडिएशन आती है ना, तो वो आती है शॉर्ट वेव के रूप में। शॉर्ट वेव के रूप में आएगी तो डायरेक्ट सब चीज़ों को चीरती हुई क्या आ जाएगी, अपने अर्थ के सरफेस पर आएगी। सब चीज़ों को नहीं, कुछ परसेंटेज जो होगी वो अर्थ सरफेस पर आ जाएगी, और जो अर्थ का सरफेस है उस रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब नाइट टाइम में या फिर दिन में जब भी उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा एटमॉस्फेयर का, तो नाइट टाइम में जो है अर्थ का सरफेस जो होगा वो
हम लोगों की रेडिएशन को रिलीज करेगा। समझ में आई ना ये वाली बात? हाई फ्रिक्वेंसी की लो फ्रिक्वेंसी पे रिलीज करेगा। तो इसीलिए अपना क्या होता है, नाइट के टाइम पे हम लोगों की जो हीट होती है ना, वो धीरे धीरे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू लूज होती है ग्राउंड रेडिएशन, मतलब ठंडा होता है। अपनी भाषा में, शुद्ध भाषा में बोलूँ तो रात में ये अपना जो ग्राउंड है, मिट्टी का ग्राउंड है, वो ठंडा होता है। समझ में आया ना? अब मान लो ऊपर अगर क्लाउड्स नहीं है तो क्या होगा, ऊपर उसको आराम से हीट निकल जाएगी, तो क्या होगा, वो जल्दी ठंडा होगा। क्योंकि वो तो अगर मैंने क्लाउड्स लगा दिए तो एक लेयर बन गई क्लाउड की, तो वो उसको ट्रैप कर लेगा, तो वो ठंडा हो जाएगा। वेट, आई हैव अ टेक्निकल इशू, वेट, यस, वेयर वर वी नाउ? तो अब लोगों का जैसे मेरा क्लाउड जो हुआ, जैसे मेरा क्लाउड हुआ, अगर उसके ऊपर आया तो उसको ट्रैप कर लिया। जैसे आप लोग अगर आपने सर्दियों में अगर देखा हो तो आप लोगों को अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है कि आप लोगों की जो बॉडी है उसके ऊपर कंबल डालना पड़ता है। तो कंबल क्या करता है, आपकी इस हीट को, जो आपकी हीट रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो उसको उसके अंदर ट्रैप कर लेता है। तो आपकी ही हीट आप लोगों को ही गर्मी देने लगती है। तो ऐसे ही इसके ऊपर, अपने अर्थ सरफेस के ऊपर अगर मैंने क्लाउड आ गए, अगर मैंने क्या कहा, वो तो नेचुरल है, तो अगर आपके क्लाउड्स आ गए तो ये इसी तरीके से इसको ट्रैप कर लेगा, तो इसको और हीट अप कर देगी। लेकिन अगर ये हट गया तो इसका मतलब हीट जल्दी से रिलीज होगी और जल्दी से हीट लूज होगी, है कि नहीं है? तो एयर जो है ना, एयर इन द कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड, जो भी एयर ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में होगी ना, वो ठंडी हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है फिर, क्योंकि जब क्लियर स्काई होगा तो जो ग्राउंड के पास में होगी, अब चूंकि मेरा ग्राउंड ठंडा हो गया तो ये भी मेरी क्या हो गई, क्या हो गई, ठंडी हो गई। तो अगर ये मेरी चीज ठंडी हो गई तो ऊपर तो गर्म है ना, तो वाइल अपर एयर रिमेन्स रिलेटिवली वार्मर, तो ऊपर की जो लेयर है वो होगी वार्म हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। तो बस वही चीज चल रही है, रेडिएशन इन्वर्जन के कारण इसमें क्या होगा, नाइट में बिना स्काई के अंदर क्लाउड के क्या होगा, ऊपर की तरफ हम लोगों की क्या होगी, लूज होगी, ऊपर की तरफ जाएगी हीट, और जो मेरा ग्राउंड के पास का जो एरिया है वो ठंडा होगा, और उसके रिलेटिवली उसके ऊपर वाली जो एयर होगी ना वो गर्म होगी। तो मेरा क्या हो गया, अब नॉर्मली ये वाली चीज़ मेरी वार्म होती थी, तो ये मेरी कोल्ड हो गई, रिलेटिवली ये वार्म हो गई, कोल्डर कर दो इसको, कोल्डर, और इसको मैंने कोल्ड बोल दिया पूरा तरीके से, है कि नहीं, कंपेरेटिवली। तो ये तो मेरा इन्वर्जन हो गया ना, समझ में आई ना ये वाली बात? तो ये चीज़ हो गई। तो इस तरीके की ये प्रोसेस हो गई। कीवर्ड देखो, टेरिटोरियल रेडिएशन, काम नाइट, क्लियर स्काई। याद रखना, टेरिटोरियल रेडिएशन हो रहा है काम नाइट से, मतलब अगर आप लोगों की एयर बहुत ज़्यादा चली तो एयर से तो फिर तो और ज़्यादा, जो इतना हम लोगों का कोल्ड होता जा रहा है वो तो वहाँ पे वार्म एयर आ जाएगी, फिर कोई वो नहीं है। काम होना चाहिए पहली बात तो, बहुत ज़्यादा एयर्स नहीं चलनी चाहिए, दो तरह की हॉरिजॉन्टल एयर्स नहीं चली है, काम नाइट होने और क्लियर स्काई होना चाहिए। समझ में आया ना ये वाली बात? नाउ एक थिंकर दिमाग में रख लो, आर ए गियर, इन्होंने स्टडी किया माइक्रो क्लाइमेटिक रेडिएशन बैलेंस को। समझ में आया ना? याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो जय श्री राम। एग्जाम्पल, विंटर नाइट इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, विंटर नाइट्स इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। अब देखो नॉर्थ इंडियन प्लेट्स के अंदर विंटर नाइट्स में क्या होता है, फॉग आया था दिल्ली के ऊपर, लखनऊ के ऊपर, है कि नहीं है? अपन लोगों ने देखा होगा फॉग रात में आ जाते हैं, तो क्यों आते हैं वो? इसी के कारण आते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण। द सेकेंड थिंग इज दैट एडवेक्शन इन्वर्जन, एडवेक्शन इन्वर्जन। अब ये क्या होता है, व्हेन वार्म एयर मासेस मूव ओवर अ कोल्ड सरफेस। क्या? देखो आप लोगों को पता है नॉर्मली, चाहे मेरा क्लियर स्काई भी नहीं हो, इसमें अपन सीधा सीधा देख रहे हैं एडवेक्शन, कि मान लो हम लोगों की यहाँ पर वार्म एयर मास है और यहाँ पर कोल्ड है। समझ में आया ना? यहाँ पर कोल्ड है, तो अब मान लो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ उठने की अब ऐसे ही कोशिश करेगी कि भाई मुझे तो ऊपर जाना है। अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये कोल्ड सरफेस जो है, ये वाला कोल्ड सरफेस है, मतलब लैंड या ओशन है, इसको अगर ये ले लिया, यहाँ पर एक वार्म एयर है, मान लो वार्म एयर थी यहाँ पर मेरा रिलेटिवली, चलो मैं एग्जांपल के तौर पे दोबारा से आपको समझाता हूँ, नॉर्मली आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये क्या है, मान लो ये मेरा सी सरफेस है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, ग्राउंड सरफेस है। समझ में आई ना ये वाली बात? सी सरफेस है और ये ग्राउंड सरफेस है। अब आप बताओ, रिलेटिवली मान लो मेरा सी सरफेस अगर हॉट है तो रिलेटिवली मेरी ये जो होगी टेरिटोरियल रीजन जो होगा वो मेरा कोल्ड होगा, या फिर वाइस वर्सा। नाइट के टाइम पे बात कर रहा हूँ मैं, नाइट के टाइम पे, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा।
तो मान लो अगर ये मेरा हॉट है तो इसका मतलब मेरी यहाँ पर क्या होगी, हॉट एयर होगी। रिलेटिवली यहाँ पर मेरी क्या होगी, कोल्ड एयर होगी। अब आपको पता है कि अगर मेरी सी से, अब जो मेरा अगर कोल्ड हो गया, तो अगर मेरी ये वाली हॉट एयर जो है अगर इसके ऊपर आ गई, इसके ऊपर आ गई, तो वो इसको तो ऊपर उठा नहीं सकती, मेरी कोल्ड एयर को तो उठा नहीं सकती हॉट एयर, तो मेरी हॉट एयर कोल्ड एयर के ऊपर आ जाएगी। या फिर वाइस वर्सा मैं बोल दूं कि अगर यहाँ पर मेरी कोल्ड एयर हुई और यहाँ पर अगर मेरी कोल्ड एयर हुई और यहाँ पर यहाँ से मतलब टेरिटोरियल रीजन से अगर मेरी हॉट एयर इसके ऊपर आ गई, तो क्या हुआ, उल्टा काम हो गया ना, तो इन्वर्जन हो गया। तो इसी को बोलते हैं एडवेक्शन इन्वर्जन। ठीक है, लैंड या ओशन। द लोअर एयर कूल्स क्विकली, तो नीचे वाली एयर जो होगी ना वो बहुत जल्दी क्विकली कूल हो जाती है, प्रोड्यूसिंग इन्वर्जन। समझ में आया ना। कीवर्ड्स देख लो, हॉरिजॉन्टल एयर मूवमेंट, हॉरिजॉन्टली तो एयर मूव कर रही है ना, कोल्ड सरफेस होना चाहिए, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप लोगों का सरफेस ही रहा तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने क्या बताया था, स्पेसिफिक हीट की बारे में बात की थी मैंने कल, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट की बात करी थी, तो मैंने बोला था कि जो हम लोगों का जो सी है उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, दैट मीन्स वो हीट को ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाती है। तो अब मेरी अगर लूज होगी तो मेरी सरफेस की जल्दी लूज होगी और गेन होगी तो सरफेस की जल्दी गेन होगी, तो इसीलिए इन दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंसेस आते हैं। समझ में आया ना। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, यूएस का जो वेस्ट कोस्ट है, कंदला ओखला पोर्ट है इंडिया का, और अरेबियन सी का कोस्ट का, विंटर में जब वार्म मॉनसून विंड जो होती है ना पास करती हैं कूलर सी को। समझ में आई ना ये वाली बात ना। अलग अगला है सब्सिडेंस इन्वर्जन। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो एयर होगी वो सबसाइड करेगी, है कि नहीं, वो सबसाइड करेगी। अब सबसाइड कौन सी चीज करती है आप लोगों को पता होगा, सबसाइड करती है आप लोगों की कूल एयर, है कि नहीं है। तो वही चीज है, प्रोसेस देखो, इन अ हाई प्रेशर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, हाई प्रेशर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन एयर डिसेंड करेगी और कंप्रेस करेगी एडियाबैटिकली, मतलब धीमे धीमे अपने आप ही कंप्रेस होती चली जाएगी। ऑब्वियस ही बात है। द डिसेंडिंग एयर बिकम वार्म अलोफ्ट वाइल सरफेस एयर रिमेंस कोल्डर। तो अब जो मेरी ऊपर की जो लेयर जो नीचे आ रही है वो तो धीरे धीरे एडियाबैटिकली वो क्या होगी, वार्म होती चली जाएगी। और जैसे जैसे वो वार्म होती चली जाएगी, अब नीचे आएगी तो इसका मतलब क्या होगी, वो कंप्रेस होगी, इस तरीके से जुड़ जाएगी। तो अब क्या होगा, वो वार्म होती चली जाएगी। तो लेकिन जो मेरी जो सरफेस एरिया की जो एयर है वो तो पहले से कोल्डर है कि नहीं है, पहले से कोल्डर है। तो दैट मीन्स जो ऊपर से जो नीचे सबसाइड हो रही है और एडियाबैटिकली वो वार्म होती जा रही है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ऑब्वियस है, ये कोल्डर है, यहाँ पर मेरी क्या हो जाएगी, वार्मर एयर हो गई, है कि नहीं है। नीचे वाली गर्म नहीं हुई है, नीचे वाली उतनी वही है, लेकिन जो ऊपर वाली जो लेयर एयर थी वो वार्म होती चली गई। तो वही चीज बोल रही है, द डिसेंडिंग एयर बिकम द वार्म अलोफ्ट व्हाइल द सरफेस एयर रिमेन्स कोल्डर। ठीक है, कीवर्ड देख लो, एंटी साइक्लोन्स। क्यों? क्योंकि इस तरीके से तो आ रही है कि नहीं है। डिसेंडिंग एयर भी अपन लोगों ने यूज किया, एडियाबैटिक वार्मिंग भी यूज की है। एडियाबैटिक मतलब होता है जैसे मैंने अभी बताया ना कि ऊपर अगर जा रही है तो वो क्या होता है, फैलती है, फैलने पर क्या होगा, ठंडी होगी। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक कूलिंग। और अगर मैंने बोला कि नीचे आने पर क्या होती है, वो फैलने की जगह एक जगह इकट्ठी होती चली जाती है और वो गर्म होती चली जाती है, उसको बोलूंगा एडियाबैटिक वार्मिंग। समझ में आया ना। देखो एग्जाम्पल के थिंकर देख लो, CW थॉर्नवेट, इन्हें लिंक किया था इन्वर्जन टू स्टेबिलिटी एंड द एंटी साइक्लोन। एग्जाम्पल सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 डिग्री नॉर्थ से और 30 डिग्री साउथ में, डिजर्ट लाइक दी सहारा एंड थार। अब देखो ये सब मैं बता चुका था आप लोगों को बेल्ट्स के बारे में। अब सॉरी, जो प्रेशर बेल्ट है ना वो आप लोगों को मैं कल बताने वाला हूँ। ठीक है, या तो कल हो जाएगा, अगर मैंने कल थोड़ा सा ही कराया मैंने, अगर हीट बजट, तो मैं कल के ही वीडियो में एक ही में कर दूंगा, या फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये मिल जाएगा। मुझे पता है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इसके बिना आप लोगों के साइक्लोन्स बहुत मुश्किल है कि आप कर पाओ उसको, इसीलिए मुझे करवाना पड़ेगा। ठीक है, हम वैसे तो एग्जाम बेस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज फ्रंटल इन्वर्जन। फ्रंटल इन्वर्जन, अब मैंने क्या बताया था, फ्रंट क्या होते हैं कि आप जिस जगह पर आप लोगों के दो टेम्परेचर वाले एयर मास अगर मिले, जैसे मान लो यहाँ पे कोल्ड है और यहाँ पर मेरा हॉट है, हॉट एयर मास। अब ये एयर मास क्या होता है कि नहीं,
एयर मास क्या होता है, देखो इसका मैं पूरा का पूरा बनाऊंगा वीडियो, आप लोगों को मिलेगा, लेकिन आप मोटा मोटा भी ये समझ लो एयर मास क्या होता है, सिंपल एक जैसे टेम्परेचर वाली एयर अगर एक जगह इकट्ठी होगी तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एयर मास बोलूंगा। समझ में आया ना। तो अब दो अलग अलग एयर मास मतलब चाहे कोल और हॉट जहां पर मिलते तो आपस में टकराएंगे तो अब एक बात बताओ, कूल वाला हमेशा क्या होगा, नीचे आने की कोशिश करेगा, हॉट वाला ऊपर आने की कोशिश करेगा, मतलब ये एक दूसरे को फोर्स करेंगे, बट इनडायरेक्टली क्या होगा, हॉट वाला ऊपर आना चाह रहा है और कूल वाला नीचे आना चाह रहा है, तो मतलब कूल वाला हॉट वाले की हेल्प करेगा कि भाई तू ऊपर उठ, और हॉट वाला कूल वाले की हेल्प करेगा कि तू नीचे जा। समझ में आना ये वाली बात। तो बस इसी तरीके से फ्रंटल इन्वर्जन होता है, मतलब इसको डायनेमिक इन्वर्जन भी बोलते हैं। मतलब फ्रंट पर कोल्ड डेंस एयर जो होगी ना वो अंडर फ्यूज करेगी वार्म एयर जो होगी वो फोर्स करेगी टू राइज अबव द कूलर एयर। ऑब्वियस सी बात है, मैंने वही चीज बोली, क्रिएट्स अ लेयर ऑफ वार्म एयर ओवर द कोल्ड एयर। अब ऑब्वियस है कोल्ड एयर के ऊपर अगर आपकी वार्म एयर आ गई तो क्या होगा, इन्वर्जन हो गया। समझ में आया ना। इन्वर्जन का मतलब सीधी सीधी बात है, अगर आप ट्रोपोस्फेयर की बात करोगे तो नॉर्मली कोल्ड एयर के ऊपर वार्म एयर आ जाना को इन्वर्जन बोल रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। अगर आप पूरी एटमॉस्फेयर की बात करोगे तो आप माइंड लगा लेना कि भाई जहां पर आप लोगों की कोल्ड है वहां पर आप लोगों की वार्म आ जाती है, और जहां पर वार्म है वहां पर आप लोगों की कोल्ड आ जाती है। समझ में आई ना वाली बात। नाउ कीवर्ड, अब ये क्या पूरी सब जगह पर होती है, द आंसर इज नो भाई, कहीं कहीं पर होती है। कीवर्ड देख लो, एडवांसिंग फ्रंट, इसको बोलते हैं अपन एडवांसिंग फ्रंट, क्योंकि इसने क्या एक्सेप्ट किया, कोल्ड डेंस एयर, ओवर रनिंग, है कि नहीं है। थिंकर क्या है, कोपन का ले लो, सबसे अच्छा थिंकर है, सबसे अच्छा नाम है, याद रखना कोपन, वो तो भाई जो हमेशा याद रखते होते हैं। स्टडीज, फ्रंट किया इनने, साइक्लोन्स किए, इनकी स्टडीज की तब इनको पता चला इसके बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल, वार्म फ्रंट ओवर द मिड लैटिट्यूड। अब ये मिड लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड, ये क्या होते हैं मैंने कल बताया था, और मैं जब आप लोगों को प्रेशर बेल्ट बताऊंगा तब भी बताऊंगा कि मैंने क्या बताया था कि 90 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर पे होता है, पोल पर 90 डिग्री होता है। अब बताओ कि अगर मैं लो लैटिट्यूड बोलूंगा तो इस इलाके को तो लो लैटिट्यूड बोलूंगा 0 वाले को, और जो 90 के आसपास वाला इलाका होगा उसको मैं हाई लैटिट्यूड बोलूंगा, और जो बीच का इलाका होगा मतलब 60 45 वगैरह उसको तो मिड लैटिट्यूड बोलूंगा ना, मतलब बीच का हिस्सा। तो वही चीज चल रहा है, वार्म फ्रंट ओवर द मिड लैटिट्यूड मतलब यूरोप और यूएसए। ये धीरे धीरे आप लोगों को, जैसे मैं साइक्लोन्स पे जाऊंगा, जैसे ही मैं अपने प्रेशर बेल्ट्स पे जाऊंगा, आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि वार्म फ्रंट्स अपने मिड लैटिट्यूड्स पे कैसे आए, कोल्ड फ्रंट्स अपने लो हाई लैटिट्यूड्स पे कैसे मिले। तो ये इस तरीके की चीज़ आप लोगों को समझ में आएंगे, और जब मैं आप लोगों को पूरा एयर मास क्लियर कर दूंगा तो और भी अच्छा समझ में आएगा। समझ में आने वाली बात, तो आप ये नहीं समझे कि अरे नहीं सर ने तो 5 लाइन लिख दी बस हो गया काम, बस उन्होंने की पॉइंट दे दी। भाई की पॉइंट्स ही तो लिख के आने वहाँ पे, एग्जामिनर को तो पता, एग्जामिनर आपसे ज़्यादा जानता है नॉर्मली। भाई आप लोगों ने अगर कीवर्ड्स लिख लिए तो एग्जामिनर को पता है कि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता है, ऑब्वियस बात है, और पूछा भी नहीं गया है कि ये क्या है, बट आप लोगों को उसमें लिंक कर दिया तो उसको पता है कि ये चीज़ होती है, ठीक है। नाउ ट्रोपोग्राफिक इन्वर्जन, वैली इन्वर्जन बोलते हैं जिसको अपन, वैली इन्वर्जन वही चीज़ मैंने बताई थी कि एक वैली है। अब देखो इस तरीके से मैं जो डायग्राम बनाता जा रहा हूँ, नॉर्मली मैंने यहाँ पर दिखाई नहीं आप लोगों को, जैसे मैंने डायग्राम बना दिया कि ये हॉट हो गया, ये कूल हो गया, इस तरीके के डायग्राम अपने नोट्स में बना लें, ठीक है। तो क्या होगा, नाइट के टाइम पे कोल्ड डेंस एयर जो होगी ना वो स्लाइड डाउन करेगी स्लोप के अंदर, मतलब कैटाबैटिक विंड्स बोलते हैं इसको। मतलब नाइट के टाइम पे क्या होगा, मेरा यहाँ पर मेरी कोल्ड एयर आएंगी नीचे की तरफ वैली में, एंड अक्यूमुलेट्स एट द वैली बॉटम। अब जो धीरे यहाँ पर क्या होगा, वैली बॉटम में क्या होगा, अक्यूमुलेट हो जाएगी, पुशिंग वार्मर एयर अपवर्ड। अब क्या होगा, रात में अब जो जहाँ पर क्या थी नीचे वार्म एयर थी, तो अब क्या करेगी, यहाँ पे जब नीचे आ गई कोल्ड एयर तो वार्म एयर को ऊपर की तरफ वो करेगी ना, ये हो गई वार्म एयर को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगी। तो क्या हो गया, नीचे कोल्ड हो गई, ऊपर वार्म हो गई, मतलब यहाँ पर क्या हो गई, मेरी कोल्ड हो गई, यहाँ पर मेरी वार्म हो गई। समझ में आया ना ये वाली बात, आ गई नहीं वाली बात। बस वही चीज़ है, कैटाबैटिक फ्लो बोलते हैं इस चीज़ को, याद रखना कैटाबैटिक फ्लो बोलते हैं। वैली फ्लोर्स आ गए, माउंटेन वैली ब्रिज बोलते हैं होती है। अब देखो अभी बताऊंगा मैं माउंटेन और वैली ब्रिज क्या होती है। वैसे नॉर्मली समझ लो कि रात में और दिन में अलग माउंटेन्स की तरफ जाती हैं और फिर वैली की तरफ आती हैं, दिन और रात में ये चेंज होता है, तो उसको वैली ब्रिजेस बोलते हैं। नाउ एग्जाम्पल,
कुल्लू वैली, कश्मीर वैली, कोलोराडो रॉकी, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। नाउ मरीन इन्वर्जन, अप वेलिंग रिलेटेड। अब देखो मैंने मरीन वाला जो पहले बताया था वही चीज़ है कि कोल्ड ओशन करंट जो होंगे ना, कोल्ड ओशन करंट के पास क्या होगा, कूल एयर एट दी सरफेस, कोल्ड ओशन करंट्स कूल एयर एट दी सरफेस, वार्म मॉइस्ट एयर अबव फॉर्म द इन्वर्जन। मान लो ये मेरा क्या है, सी लेवल है और ये मेरा क्या है, कोल्ड ओशन करंट है। दैट मीन्स यहाँ पर मेरी क्या होगी, कोल्ड एयर होगी, है कि नहीं, कोल्ड एयर होगी। अब यहाँ पर कोल्ड एयर होगी तो अब क्या होगा, जो मेरी ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पर मेरी क्या होगी, वार्म एयर होगी, है कि नहीं। सरफेस जो सरफेस है मेरा, जो सरफेस है यहाँ पर वार्म एयर होगी, तो यहाँ पर मेरी क्या होगी, ऊपर वार्म एयर आ जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, वार्म मॉइस्ट एयर अबव फॉर्म्स दी इन्वर्जन। नाउ कीवर्ड देख लो, अपवेलिंग हो गई, कोल्ड सरफेस हो गया, फॉग आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं है। एग्जाम्पल कैलिफोर्निया कोस्ट पर, ये सब कोस्टल एरिया में तो होगा, सब कुछ होगा कोस्टल एरिया में होगा। पेरू कोस्ट मतलब हम्बोल्ट करंट, फ्रिक्वेंट फॉग होते हैं, स्मोक होते हैं यहाँ पर। अर्बन इन्वर्जन देख लो, एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है, वही हीट आइलैंड वगैरह इसी से ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। आप लोगों को देखा होगा हीट स्ट्रोक वगैरह भी आते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो वही चीज़ है ये प्रोसेस। हाई राइज बिल्डिंग्स जो होती हैं वो ब्लॉक करती हैं विंड मूवमेंट को, ट्रैप करती हैं पॉल्यूटेंट्स को, इंडस्ट्रियल एमिशन जो होते हैं, और अर्बन हीट आइलैंड बनते हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों का लोकलाइज्ड इन्वर्जन होता है, ठीक है। ऊपर तो आप लोगों का हो गया हॉट, नीचे हो गया आप लोगों का कोल्ड, मतलब उस जितना भी हॉट होगा ये उससे भी ज़्यादा हॉट होगा ऊपर का, तो इसको ट्रैप कर लेगा। नाउ एग्जाम्पल लॉस एंजलिस स्मोक, भाई देखो सब लोगों को दिल्ली विंटर स्मोक तो पता है, ठीक है, बट एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट भाई आप हर चीज़ नेगेटिव थोड़ी देखोगे भाई। अब केवल इंडिया में थोड़ी खराबी है भाई, दूसरे देशों में भी, तो कम से कम एक दूसरे देश का भी एग्जाम्पल लिखाना। बट मतलब आप लिखाओगे टेम्परेचर इन्वर्जन में दिल्ली का स्मोक, तो भाई ऑब्वियस है, हाँ एग्जामिनर पे इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोगों ने एक बाहर का भी लिख दिया, लॉस एंजलिस स्मोक का भी एग्जाम्पल लिख दिया, तो क्या होगा भाई, उनको पता है कि भाई वर्ल्ड में भी इनको पता है ये नेगेटिव नहीं सोचते इंडिया के बारे में। समझ में आने वाली बात, ठीक है। अब देखो मैंने एक कॉजेस लिखे थे, तो छोटा सा अगर आप एक लाइन में वैसे लिखना चाहो तो वैसे लिख सकते हो, रेडिएशन, कूलिंग, जी तो आप पॉज करके भी पढ़ लेना, कोई भी नहीं है, एडवेक्शन, फ्रंटल इन्वर्जन, सब्सिडेंस, ठीक है। नाउ अब देखो टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है, कॉज हो गए, अब टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। तो नाउ पहला टाइप है ग्राउंड इन्वर्जन। क्या, ग्राउंड इन्वर्जन मतलब सीधा सीधा आप लोगों को ग्राउंड को देखने को मिलेगा, बस सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन भी बोलते हैं इसको। ये कब होता है, नाइट में होता है, जब अर्थ का सरफेस जो होगा ना वो बहुत जल्दी ठंडा हो, सर्दियों में होता है मैक्सिमम ये, और कूल हो जाए, जिससे कि आप लोगों की जो एयर जो होगी वो कूल होगी अबव इट। और जो लोअर और मिडिल लैटिट्यूड जो है ना, ड्यूरिंग द कोल्ड नाइट्स मतलब विंटर सीजन, एंड गैस डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द डे टाइम, और डे टाइम में पूरी तरीके से खत्म होता है, क्योंकि डे टाइम में आप लोगों को हीट इंक्रीज होती है। इन हायर लैटिट्यूड, ये क्या है, ये कौन सा है अभी, लोअर लैटिट्यूड, अब ये हायर लैटिट्यूड की बात कर रहा है। टेम्परेचर ऑफ द सरफेस एयर रिड्यूसेस बिलो इट्स ड्यू पॉइंट, मतलब नेगेटिव में चला जाता है, यहाँ पर आप लोगों का फॉग आ सकता है। अब ये लैटिट्यूड, मिडिल लैटिट्यूड और लैटिट्यूड वाली बात कर रहा हूँ मैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये हो गया इधर वाले इलाकों में ये वाली कंडीशन होती है, ऊपर वाले इलाके में ये होती है। ये मिड और लो लैटिट्यूड है, ये हाई लैटिट्यूड है, ठीक है, हाई लैटिट्यूड और हाई लैटिट्यूड, समझ में आया ये वाली बात। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा, विंटर सीजन्स होंगे उसी टाइम पे होगा और डिस्ट्रॉय कर देगा पूरा डे टाइम में। लेकिन जो हाई लैटिट्यूड होता है ना, तो उसके अंदर तो भाई देखो आप लोगों को पता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बर्फ जमती है, नेगेटिव में टेम्परेचर जाता है, तो बस वही बोल रहा है कि ड्यू पॉइंट तक जाता है, फॉग और फॉग भी क्या करता है, रिजल्ट कर सकता है इसके अंदर। देखो वार्म एयर है, पहले नॉर्मल कंडीशन में, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये इन्वर्जन कंडीशन है, पहले वार्म एयर है, कोल्ड एयर है और कूलर एयर है। तो जैसे जैसे आप हाइट अल्टीट्यूड इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, अल्टीट्यूड है ये ऊपर की तरफ, ठीक है, अल्टीट्यूड इंक्रीज करोगे तो वार्म एयर, कोल्डर एयर और कूल एयर ऐसे हो जाएगी। बट इन इन्वर्जन जो कोल्डर एयर है वो वार्म एयर के नीचे आ गई, और जो कूल एयर है वो तो ऊपर है ही, तो ये वाला इलाका क्या होगा, ये इन्वर्ट हो गया, तो इन्वर्जन हो गया। समझ में आने वाली बात। टेम्परेचर इन्वर्जन इन द इंटर माउंटेन वैली, क्या, इंटर माउंटेन वैली एयर ड्रेनेज टाइप ऑफ द इन्वर्जन, है कि नहीं है। कोल्ड एयर सेटल इन द वैली ट्रैप्ड बाय द सराउंडिंग माउंटेन्स
लीडिंग टू द फॉग एंड फ्रॉस्ट। समझ में आया ना? तो सीधी सीधी बात है, जो कोल्ड एयर जो है ना सेटल हो जाएगी वैली के अंदर, ट्रैप हो जाएगी सराउंडिंग माउंटेन्स में, जिससे आप लोगों को फॉग और फ्रॉस्ट देखने को मिलेगा। तो देखो दिन में क्या हुआ, यहाँ पर कोल्ड एयर नीचे आ रही है, वार्म एयर ऊपर जा रही है, ठीक है। अब रात में क्या होगा, कोल्ड एयर यहाँ से दोबारा से ऐसे आएंगी और जो वार्म एयर होगी ना यहाँ की, वो ऊपर चली जाएगी एडियाबैटिकली। समझ में आई ना ये वाली बात? ऑब्वियस सी बात है। अब देखो कई लोग बोलेंगे कि अरे सर आपने तो वो ही नहीं बताया कि माउंटेन ब्रिज एंड वैली ब्रिज। भाई मुझे नहीं बताना, ज़रूरत ही नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट आता ही नहीं है। नॉर्मली आप समझ जाओ कि भाई अगर माउंटेन की तरफ आप लोगों का अगर विंड का डायरेक्शन होगा तो उसको बोलेंगे माउंटेन ब्रिज। अगर वैली की तरफ विंड का डायरेक्शन होगा तो आप लोग क्या बोलोगे, उसको वैली ब्रिज बोलोगे। समझ में आने वाली बात? अब कॉमन सेंस लगाओ कि दिन में क्या हुआ, ये हम लोगों की माउंटेन की तरफ जा रही है, डायरेक्शन क्या है, माउंटेन की तरफ ही तो है, और नाइट में वैली की तरफ है। समझ में आने वाली बात है ना? तो याद रखना, जिस साइड से हम लोगों की एयर आ रही होती है, क्या, जिस साइड से हम लोगों की एयर आ रही होती है, हमें उधर से उसका नाम देना होता है। ये ट्रिक है। तो देखो मेरी किधर से आ रही है, इधर नाइट में माउंटेन से वैली की तरफ, तो दैट मीन्स वो क्या होगी, मेरी माउंटेन ब्रिज होगी। समझ में आई ना ये वाली बात? और दिन में देखो वैली से माउंटेन की तरफ जा रही है, तो वो क्या होगी, वैली ब्रिज होगी। समझ में आने वाली बात? बस मोटा मोटा याद रखना कि हम लोग एयर की डायरेक्शन कैसे बताएंगे कि किधर से किधर जा रही है, कि जिधर से वो आ रही होगी उधर से उसकी एयर की डायरेक्शन होगी। और इसका उल्टा हो जाता है आप लोगों के किसमें, वाटर में। समझ में आई नहीं वाली बात नॉर्मली? और बाकी की अभी भी मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न फील कर रहा हूँ। मैं बड़ा ऑनेस्ट इंसान हूँ, अगर मुझे कन्फ्यूज़न होता है तो मैं बता देता हूँ। मैं अभी भी कन्फ्यूज़न फील कर रहा हूँ। जैसे ही कल मैं प्रेशर बेल्ट्स पर जाऊँगा तो मैं आप लोगों को ये वाली चीज़ फिर से दोबारा से क्लियर करके बताऊँगा, आप लोग क्लियर करें। और हाँ, अगर गलत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि सर ये उल्टा हो गया था, वैसा उल्टा होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज फ्रंटल और साइक्लोनिक इन्वर्जन। अब देखो फ्रंटल इन्वर्जन या साइक्लोनिक इन्वर्जन बोलते हैं, दो तो अपन लोगों ने देख लिए। फॉर्म व्हेन द वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस मीट विद द वार्म एयर, मतलब अगर आप लोगों की वार्म एयर के साथ मिलेंगे वार्म या कोल्ड एयर मासेस, तो क्या होगा, ओवरराइड कर जाएगी कोल्ड एयर, ठीक है। इट इज अनस्टेबल एंड इज डिस्ट्रॉयड इन द केस ऑफ द चेंज इन द वेदर। बहुत अनस्टेबल होता है भाई, बिल्कुल तैर रहा है, अगर वेदर चेंज हो जाएगी तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये मेरा क्या है, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है। एज कंपेयर टू दिस यहाँ पर क्या है, कोल्ड एयर है, ऊपर क्या है, वार्म एयर है। तो अगर ये मीट करेगी तो वार्म एयर स्टॉप्स राइजिंग। अब क्या होगी, इसके ऊपर जो होगी ना, क्योंकि यहाँ पे ऊपर पहले से ही वार्म एयर है, तो इसके ऊपर आप लोगों की वार्म एयर राइज नहीं कर पाएगी। जब व्हेन इट एनकाउंटर्स, ये इन नहीं है सॉरी, ये इट है, ये इट, व्हेन इट एनकाउंटर्स दी वार्मर एयर। अब ऑब्वियस ही बात है, वो कोई भी एयर है वार्म एयर कितना ऊपर उठ पाएगी, जितना आप लोग ऊपर और ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाएगा तो ऑब्वियस है, तो उसको थोड़ी कर पाएगी, उससे तो ऊपर चीज़ है ही है ना। तो नॉर्मली तो अगर वार्म एयर से मिलेगी तो ये हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं अपन फ्रंटल और साइक्लोनिक इन्वर्जन। समझ में आने वाली बात? नाउ सब्सिडेंस इन्वर्जन। अभी तो क्या है, हॉट एयर जो थी वो ऊपर जा रही थी, अब कोल्ड एयर नीचे आएगी, तो अपर सरफेस टेम्परेचर जो होगा, इन्वर्जन बोलते हैं इसको अपन सब्सिडेंस, तो हैपन्स अंडर दी हाई प्रेशर सिस्टम व्हेन सिंकिंग एयर वार्म्स प्रिवेंटिंग द कन्वेक्शन टेक प्लेस एट द अपर पार्ट ऑफ द एटमोसफियर। तो ये हमेशा कब होता है, अपर पार्ट ऑफ द एटमोसफियर में। अब देखो सबसाइडिंग एयर आ रही है, ये लेयर बन गई, वार्म इन्वर्जन हो गया, नीचे कुछ नहीं आ रहा, कोल्ड रखा है, ये वार्म इन्वर्जन हो गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नीचे सबसाइड हो गई तो यहाँ पर वार्म आ गया, ये कोल्ड हो गया, तो क्या हो गया आप लोगों का, इन्वर्जन हो गया। एज कंपेयर टू दिस, ऐसा नहीं है कि भाई ऊपर बहुत ज्यादा वो है, नहीं, नीचे से कुछ नहीं गया है। जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो एडियाबेटिकली, मैंने बताया था ना, एडियाबेटिकली क्या होगा, ये हॉट होती चली जाएगी, और ये किससे ज़्यादा हॉट हो जाएगी, कूल से हॉट हो जाएगी। अब आपको पता है कि जो कूल एयर है वो इसको और नीचे आने ही नहीं देगी वार्म एयर को, है ना, क्योंकि ये कूल है। समझ में आई नहीं वाली बात, क्योंकि कूल तो पहले से नीचे रहना चाह रहा है, तो वार्म एयर इसके ऊपर लेयर में बन जाएगी,
तो ये कूल हो जाएगा या वार्म हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो कूल था ही ऊपर वाला, तो ये इन्वर्जन हो गया। समझ में आया ना, सबसाइडिंग इन्वर्जन। नाउ अब देखो, अब इफेक्ट क्या पड़ता है टेम्परेचर इन्वर्जन का, ठीक है। अब कई लोगों का क्या होता है, लोगों के माइंड में यही होता है कि भाई केवल नेगेटिव इफेक्ट होता है, भाई कुछ नहीं होता, नहीं। टेम्परेचर इन्वर्जन के पास दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट दोनों होते हैं, डिपेंड करता है कि लोकेशन, सीजन और ह्यूमन एक्टिविटी कैसी है। समझ में आने वाली बात, मतलब जो चीज़ एक के लिए नेगेटिव है वो दूसरे के लिए पॉजिटिव हो सकती है ना, तो वही है, डिपेंड करता है भाई आप लोगों का कोई भी कंडीशन के ऊपर। तो ना पहले नेगेटिव इफेक्ट देख लेते हैं फिर पॉजिटिव। ट्राई करना कि एग्जाम में भी पहले नेगेटिव लिखो फिर पॉजिटिव लिखो, क्योंकि हम लोगों को जो आंसर होता है ना, फिनिश हमेशा पॉजिटिव नोट पे ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने पॉजिटिव लिख दिया फिर आपने नेगेटिव लिख दिया, और वो तो उसकी सॉल्यूशन तो लिखने ही लिखने पड़ेंगे। तो यही वाली बात है कि हमेशा आप लोग नेगेटिव पहले पॉजिटिव बाद में लिखो, ठीक है। नाउ एयर पॉल्यूशन एंड द स्मोक ट्रैपिंग। पहला क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होता है और स्मोक ट्रैपिंग होता है। इन्वर्जन क्या होता है, एक लीड की तरह वर्क करता है, एक्ट करता है और प्रिवेंट करता है वर्टिकल डिस्पर्जन को पॉल्यूशन के। कीवर्ड पॉल्यूशन ट्रैप, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स। एग्जांपल दिल्ली विंटर स्मोक, लंदन स्मोक 1952, लॉस एंजलिस फोटोकेमिकल स्मोक। अब देखो नॉर्मली वही वाली बात है, देखो एक बात बताओ, ऊपर मेरा क्या है, वार्म एयर आ गई मान लो, नीचे क्या है, कोल्ड है। मेरा पॉल्यूशन जो होगा वो ज़्यादातर तो नीचे ही होगा ना। अब अगर ये चीज़ ऊपर चली जाती तो अपन को फायदा मिलता, लेकिन ये तो ऊपर जाने नहीं दे रही वार्म एयर इस चीज़ को, तो इसने क्या किया, इसको यहाँ पर ट्रैप कर लिया। क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया। तो वही चीज़ है। नाउ फॉग हजार्ड, ट्रांसपोर्ट में डिस्टर्बेंस। मान लो आप लोगों के पास फॉग आ गया, दिल्ली में आप लोगों ने देखा होगा ना, फॉग आ गया तो क्या होता है भाई, आप लोगों की विजिबिलिटी कम हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो जाता है, जिससे आप लोगों का रोड, रेल, एयर ट्रैफिक में प्रॉब्लम आती है। विजिबिलिटी कम है, आप लोग दिखाई नहीं दे रहा कि सामने क्या है। तो कीवर्ड रेडिएशन फॉग विजिबिलिटी इन द 15 मीटर के आसपास होती है। समझ में आने वाली बात। एग्जाम्पल देखो, जैसे दिल्ली का IGI एयरपोर्ट, अब दिसंबर जनवरी में आप लोगों को पता है कि दिल्ली में क्या होता है, स्मोक होता है, तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती ही होती है। समझ में आने वाली बात। नेक्स्ट इज फ्रॉस्ट जो होगी वो डैमेज करेगी क्रॉप्स को, ऑब्वियस सी बात है ना। फ्रॉस्ट जो होगी वो क्या करेगी, आप लोगों को डैमेज करेगी क्रॉप्स को। तो वो जो वैली इन्वर्जन जो होते हैं वहां पर कोल्ड एयर पूल्स बन जाते हैं, है कि नहीं, क्योंकि वो क्या होगा, वो ट्रैप हो गई ना कोल्ड एयर इन द वैली बॉटम, तो क्या होगा, फ्रॉस्ट होगी, वहां पर फ्रॉस्ट हो जाएगी। वैली के अंदर मैंने क्या बताया, कोल्ड एयर ट्रैप हो गई, यहाँ पर ठंडी ठंड रहने वाली है, तो मेरी क्या हुई, क्रॉप नहीं हो जाएगी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय। नाउ कीवर्ड देख लो, कैटाबाटिक फ्लो। भाई कैटाबाटिक फ्लो मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो वो फ्रॉस्ट पॉकेट बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पूरा का पूरा फ्रॉस्ट पॉकेट हो गया। ऊपर जाओगे थोड़ा सा गर्मी लगेगी, लेकिन नीचे आके थोड़ी सी सर्दी लगेगी। एग्जाम्पल के तौर पे एप्पल ऑर्चार्ड्स डिस्ट्रॉयड इन द कश्मीर वैली। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को क्या बताया था कि कश्मीर वैली में एप्पल ऑर्चार्ड्स जो है ना, थोड़े से उनको हीट लेना पड़ता है, इस चक्कर में उनको अपन लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या करते हैं, सदर्न फेस पे रख देते हैं, साउथ फेस पे हम लोग इसको रख देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम सोलर रेडिएशन कहाँ पर आएगी आप लोगों का, साउथ फेस पर आएगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इसीलिए अब इसको चाहिए हीट, लेकिन क्या होगा, यहाँ पर ट्रैप हो गई कश्मीर वैली के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एप्पल ऑस्ट्राच, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्थ हजार्ड्स। अब एक बात बताओ, प्रोलॉन्ग्ड इन्वर्जन हो जाएगा, अक्यूमुलेशन, इससे क्या होगा, आप लोगों का स्मोक बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, NOx होगा, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, नाइट्रस के जितने भी ऑक्सीडेशन वाली चीज़ होंगी, इससे क्या होगा, आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आएगी। कीवर्ड रेस्पिरेटरी इलनेस, लंग डिसीज, अस्थमा। एग्जाम्पल 1952 में ग्रेट लंदन स्मोक के अंदर लगभग 12,000 लोग मरे थे, है कि नहीं। सप्रेशन ऑफ द कन्वेक्शन एंड द रेनफॉल, ऑब्वियस ही बात है कि स्ट्रॉन्ग सब्सिडेंस जो होगा अगर इन्वर्जन का, ये क्या करेगा, सप्रेस करेगा क्लाउड डेवलपमेंट को। भाई क्लाउड डेवलपमेंट कैसे होगा, एक बात बताओ, ऊपर क्या हो गया, मेरा हॉट हो गया, नीचे मेरा कोल्ड हो गया, ऊपर मेरा कोल्ड हो गया, तो मेरे क्लाउड फॉर्मेशन होते कैसे, कि ऊपर जाके कोल्ड हो जाते हैं, लेकिन ये तो हॉट हो गया ऊपर का इलाका और नीचे कोल्ड है, तो ऊपर अगर हॉट है तो क्लाउड फॉर्मेशन कहाँ से होंगे, नहीं होंगे ना, क्योंकि मैंने बताया था टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ मेरा जो ह्यूमिडिटी रिटेंशन जो होगी एयर के अंदर,
ह्यूमिडिटी रिटेंशन जो एयर के अंदर होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होगा, तो मेरे क्लाउड डेवलप होंगे नहीं। तो अगर क्लाउड डेवलप नहीं होंगे तो मेरा प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा तो मेरा ड्रॉट आ जाएगा, ड्रॉट लाइट कंडीशन हो जाएंगी, है ना। कीवर्ड्स एंटी साइक्लोनिक स्टेबिलिटी, रेन सप्रेशन, एग्जाम्पल के तौर पे सहारा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट, तो सब ऐसे ही तो चीज़ें हैं यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब क्या सब कुछ नेगेटिव चीज कर रहा है? द आंसर इज नो। देखो सबसे पहली बात तो वैली के अंदर ये फर्टिलिटी प्रोवाइड कराता है। वैली में इन्वर्जन जो ट्रैप करता है कोल्ड एयर को जो बॉटम में, उससे क्या होगा? फ्रॉस्ट होगा। फ्रॉस्ट होने से क्या होगा? जो फ्रॉस्ट प्रोन जो क्रॉप्स होंगी ना वो क्या होंगी? अवॉइड करेंगी किस चीज़ को? वैली फ्लोर्स को, और ग्रो होगी किसके अंदर? स्लोप्स के अंदर, है कि नहीं है? है कि नहीं? फ्रॉस्ट प्रोन क्रॉप जो होंगी ना वो अवॉइडेड ऑन दी वैली फ्लोर्स, ग्रोन ऑन द स्लोप, तो स्लोप पर ग्रो होंगी। कीवर्ड्स फ्रोस्ट अवॉइडेंस, ऑब्वियस सी बात है, फ्रोस्ट अवॉइडेंस। वैली एग्रीकल्चर, क्यों? वैली के अंदर मेरे पास जगह यहाँ पर नीचे तो कम है ना, मेरे पास ये वाली जगह पर जाना है स्लोप के ऊपर, ठीक है। अगर मैंने स्लोप के ऊपर अगर मैंने अपनी क्या किया? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की, तो मेरा तो वैली ऊपर हाइट के साथ साथ तो मेरा क्या हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, फ्रोस्ट तो नीचे जम रहा है, ऊपर तो नहीं जम रहा ना, तो इसका मतलब मेरा स्लोप के ऊपर ग्रो करेंगी, तो मेरे को तो फायदा मिल गया इस चीज़ से। तो फ्रॉस्ट अवॉइडेंस, वैली एग्रीकल्चर। एग्जाम्पल एप्पल ऑस्ट्राच इन द हिमाचल, शिमला स्लोप में बनता है, और विनयार्ड्स इन द यूरोप। समझ में आया ना? स्लोप्स के ऊपर करेंगे अपन, सीधी सीधी बात है। ऊपर जाने के साथ साथ मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो मैं वहां पर लगाऊंगा, तो ये अपने को क्या मिल गया भाई? वैली फर्टाइल हो गई, क्योंकि वैली के अंदर नीचे का एरिया बहुत कम होता है, ये वाले स्लोप्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, स्लोप पर आप लोगों की फार्मिंग हो जाएगी। नेक्स्ट इज रेनफॉल क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल एंड क्लाउड फॉर्मेशन। अब फ्रंटल इन्वर्जन की अगर मैं बात करूं, देखो हर बार तो मैंने क्या बताया था कि कन्वेक्शन को कम करता है और रेनफॉल को कम करता है, बट फ्रंटल इन्वर्जन जो होता है ना वो फोर्स करता है वार्म मॉइस्ट एयर को, जिससे वो ऊपर उठे ओवर दी कोल्ड एयर। इससे क्या होगा? कंडेंसेशन होगा, उससे क्या होगा? रेनफॉल हो जाएगा। मतलब ये क्या, इससे क्या होगा? आप लोगों का रेनफॉल होगा ही होगा ना। फ्रंटल अपलिफ्टमेंट के कारण स्ट्रेटी फॉर्म क्लाउड बनेंगे। एग्जाम्पल मिड एट लैटिट्यूड साइक्लोन इन यूरोप एंड यूएसए। समझ में आया? नाउ फॉग फॉर्मेशन फॉर दी रबी क्रॉप, रबी क्रॉप के अंदर फॉग फॉर्मेशन हो जाता है। रेडिएशन इन्वर्जन कॉजेज फॉग, जिससे प्रोटेक्ट होता है विंटर क्रॉप फ्रॉम एक्सट्रीम फ्रॉस्ट। ऑब्वियस ज़्यादा फॉग आएगा तो एक्सट्रीम फ्रॉस्ट नहीं होगा, तो आप लोगों का क्या होगा भाई? लेटेंट हीट रिलीज होगा, तो आप लोगों की जो क्रॉप होगी वो बच जाएगी। कीवर्ड फॉग ब्लैंकेट बन गया, इंसुलेशन हो गया, वही चीज़ है जैसे अपने क्लाउड फॉर्मेशन हो गया ना। क्लाउड तो क्या थोड़ा सा ज़्यादा डेंस होता है, फॉग थोड़ा सा कम डेंस होता है। नाउ एग्जाम्पल पंजाब के अंदर जो वीट है, पंजाब हरियाणा के अंदर जो वीट बेल्ट है ना, वहाँ पर इसका आप लोगों को पॉजिटिव चीज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज स्टेबल कंडीशंस फॉर द एविएशन एंड एस्ट्रोनॉमी। कुछ टाइम, ऐसा नहीं हमेशा ही हो, कुछ टाइम स्टेबल एयर जो होगी वो रिड्यूस करेगी टर्बुलेंस को, क्लियर स्काई होगा। अब द इन्वर्जन लेयर एड द एस्ट्रोनॉमी। अब ऑब्वियस सी बात है, क्लियर स्काई आप लोगों को अगर देखने को मिलेगा तो आप लोगों को आराम से एस्ट्रोनॉमी में हेल्प मिल जाएगी। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, क्लियर स्काई जोन। एटाकामा डेजर्ट ऑब्जर्वेटरीज चिली के अंदर जो है ना वो इसी फिनोमेना पे अपन लोग हेल्प ले रहे हैं इस चीज़ की, ठीक है। मैंने बता ही दिया था कि इन्वर्जन के टाइम पर आप लोगों का जो एटमॉस्फेयर के अंदर ना बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, और स्टेबल अगर एयर हुई तो आप लोगों का जो एयर है वहाँ पर टर्बुलेंस, एयरप्लेन पर टर्बुलेंस नहीं होगा, ठीक है। देखो इफेक्ट, मैंने क्या पहले नेगेटिव ही लिखे थे लेकिन पॉजिटिव भी लिखते हैं, तो ये छोटे छोटे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो, मेजर सिटीज लाइक दिल्ली, लॉस एंजलिस ऑफन एक्सपीरियंस द टेम्परेचर इन्वर्जन लीडिंग टू द सीवियर एयर पॉल्यूशन इशूज, ठीक है। कंडीशन फॉर द टेम्परेचर इन्वर्जन, अब देखो मैंने अभी तक क्या बताया आप लोगों को? कॉज बताया ना, ये वही चीज़ है सेम, बस थोड़ा सा मैंने इसमें क्या किया और पॉइंट्स बढ़ा दिए, तो इसमें मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा, बस चाहे कॉज पूछ ले चाहे कंडीशंस पूछ ले, तो आप लोगों के लिए सब यही लिख के आना है। मैं सब कुछ इसके अंदर करवा रहा हूँ कि आप लोगों के नोट्स तैयार हो जाए। तो वही हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखो पहले तो टेम्परेचर इन्वर्जन की, ठीक है। टेम्परेचर इन्वर्जन अकर्स व्हेन द नॉर्मल रैप्स रेट
is reverse, that is temperature increases with the height. It develops under the specific radiation dynamic. It develops under the specific radiation dynamic and the topographic condition, each having distinct mechanism and the examples. मैं बार बार ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं कर चुका हूँ. अब देखो पहली कंडीशन भाई क्लियर स्काई होना चाहिए, क्लियर काम नाइट्स होने चाहिए, रेडिएशन इन्वर्जन होता है इसमें, वही वाली बात है. लॉन्ग विंटर नाइट्स विद द क्लियर स्काई एंड द काम एटमॉस्फेयर द ग्राउंड लूजेज हीट रैपिडली बाय द टेरिटोरियल रेडिएशन. The air in the contact with the surface cools more quickly than the layers above, leading it to the inversion. Keywords देख लो, clear sky, calm air, territorial radiation. Example North Indian plains में दिल्ली, लखनऊ, dense fog during the December. है कि नहीं है? I am sorry for the technical difficulties. Let's start. Next is advection of the air masses. Advection of the air masses, वही वाली चीज है. when warm air moves horizontally over the colder land or the sea surface, the lower layer is cooled while the upper remains warm, producing the inversion. Keyword horizontal air movement, cold surface, maritime influences. Example Gujarat coast in the winter when the warm monsoon air flows over the colder Arabian Sea. Next is descending air in the anticyclones. Descending air in the anticyclone. Now वही चीज है, सेम की सेम. In the high pressure anticyclonic condition, air subsides and get the compressed adiabatically become the warmer aloft while the surface remain the colder. This creates the stable inversion layer. Keywords anticyclone, adiabatic, warming, stability. Example Saharan desert, Thar desert, subtropical high pressure belt 30 degree north and south. ठीक है. Frontal uplift, frontal dynamic inversion. Frontal uplift में बात करोगे, वेट ये चीज मैं बता चुका हूँ. Frontal dynamic inversion. At the front, dense cold air undercues the light warm air, forcing the lateral aloft. This places the warm air above the cold air. The typical inversion scenario. समझ में आया? मैंने किया क्या है, आप लोगों के नोट्स रेडीमेड तैयार करवा दिए, बट हाँ इसमें आप लोगों को एक खुद से करना है कि डायग्राम बना लेना है. डायग्राम मैंने आप लोगों को बना के दिखाया अभी पिछले स्लाइड्स में, तो सेम के सेम डायग्राम्स बना लेना. वेरी मतलब सीधा सीधा आप लोगों के पास क्वेश्चन का आंसर तैयार हो गया. वैली टोपोग्राफी, बस माउंटेन रीजन्स, कैटाबोटिक डाउन स्लो, विंड ड्रेन्स कोल्डर एयर इनटू द वैली बॉटम ड्यूरिंग द नाइट वेयर द अक्यूमुलेट्स व्हाइल द एयर अबव द वार्मर. कैटाबोटिक विंड्स, वैली फ्लोर्स, फ्रस्ट पॉकेट. कुल्लू वैली, कश्मीर वैली, कोलोराडो रॉकी, ये एग्जांपल हो गए. कोल्ड ओशन करंट वाली बात आकर आ गई. वही वाली बात है कि जो अपने कोस्ट के ऊपर जो आते हैं, अप वेलिंग ऑफ द कोल्ड वाटर एंड द कोल्ड करंट्स कूल्स द एयर इन द सर्फेसेस while the warm moist air remains the above forming the marine inversion. मतलब यहाँ पर मान लो आपका कोल्ड ओशन करंट है, जब मैं ओशनोग्राफी बताऊंगा ना तो मैं करंट बताऊंगा कौन से. यहाँ पर कोल्ड ओशन करंट है, यहाँ पर मेरा वार्म ओशन करंट है मान लो. ठीक है, तो मान लो कोल्ड ओशन करंट के ऊपर क्या होगी, मेरी कोल्ड एयर होगी. वार्म ओशन करंट के ऊपर क्या होगी, मेरी वार्म एयर होगी. अभी तक मैं क्या कर रहा था, ओशन मतलब सी और सरफेस के बारे में बात कर रहा था. अब मैं सी के ऊपर ही बात कर रहा हूँ. सी के ऊपर भी अगर एक जगह से दूसरी जगह पर अलग अलग टेम्परेचर हुआ तो वो जो वार्म वाला है वो मेरा कोल्ड के ऊपर चला जाएगा. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मेरा सी इन्वर्जन हो गया. क्या हो जाएगा, सी टेम्परेचर इन्वर्जन, मरीन इन्वर्जन जिसको बोल सकते हैं ना, मरीन इन्वर्जन होता है. ठीक है. नाउ अपवेलिंग, कोल्ड करंट, कोस्टल फॉग. एग्जाम्पल कैलिफोर्निया कोस्ट, कोल्ड कैलिफोर्निया करंट, पेरू और हम्बल्ट करंट. ठीक है. अर्बन इंडस्ट्रियल कंडीशन, एंथ्रोपोजेनिक इन्वर्जन जिसको बोलते हैं, वही वाली बात है. अर्बन कंडीशन भाई हीट आइलैंड जिसको होता है ना, अगर कभी भी क्वेश्चन में हीट आइलैंड का क्वेश्चन पूछ लें तो टेम्परेचर इन्वर्जन में ये वाली कंडीशन आप लिख के आ जाना और अपने मन से बना देना. इन सिटीज हाई राइज बिल्डिंग ब्लॉक्स विंड मूवमेंट वाइल द अर्बन हीट आइलैंड एंड द इंडस्ट्रियल इमिशन ट्रैप पॉल्यूटेंट्स अंडर द इन्वर्जन लेयर. स्मोक हीट आइलैंड, एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन. लॉस एंजलिस फोटोकेमिकल स्मोक, दिल्ली विंटर स्मोक. समझ में आया ना, कंडीशन वही चीज़ है, वही के वही लिखी मैंने कंडीशन. तीनों पॉज करके आप देख लेना, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा. ठीक है, ये हो गई आपकी 5 कंडीशन. नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑन द लोकल वेदर. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम ये पेपर 2 में पूछा जाता है. ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आप लोगों की एप्लीकेशन है. ठीक है, तो
लोकल वेदर में आप लोगों का क्या होगा भाई, इससे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है, आप लोगों को क्या हो रहा है? सबसे पहली बात, फॉग फॉर्म हो रही है, फॉग फॉर्मेशन। तो क्या हो जाएगा, जो ट्रैप्ड कोल्ड एयर है ना अलोंग विद द हाई ह्यूमिडिटी लीड्स टू द डेंस फॉग। इससे क्या होगा, अब चूंकि ट्रैप्ड कोल्ड एयर है तो ह्यूमिडिटी भी, अगर इसके साथ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, डेंस फॉग बनेगा, जिससे आप लोगों की विजिबिलिटी रिड्यूस होगी, जिससे आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन जो होगा डिसरप्ट होगा। एग्जाम्पल, दिल्ली एक्सपीरियंस सीवियर फॉग ड्यूरिंग द विंटर ड्यू टू द इन्वर्जन। स्मोग की अगर बात करें, स्मोक और पॉल्यूशन ट्रैप हो जाता है यहाँ पर। पॉल्यूटेंट जैसे डस्ट, स्मोक, इंडस्ट्रियल एमिशन, ये क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं अंडर द इन्वर्जन लेयर। वर्सनिंग एयर क्वालिटी, एग्जाम्पल लॉस एंजल्स एंड द दिल्ली सफर्स फ्रॉम द स्मोक ड्यू टू द इन्वर्जन। समझ में आने वाली बात। कोल्ड वेव कंडीशंस, कोल्ड वेव कंडीशन की बात करें, इन वैलीज कोल्ड एयर अक्यूमुलेट्स द इंटेंसिफाइड विंटर कंडीशन अफेक्टिंग एग्रीकल्चर एंड दी हेल्थ इन नॉर्थ इंडिया। टेम्परेचर इन्वर्जन लीड करता है एक्सट्रीम कोल्ड को रीजन को, लाइक पंजाब और हरियाणा, है कि नहीं, नॉर्मली पंजाब और हरियाणा। रिड्यूस द रेनफॉल, सप्रेशन ऑफ द कन्वेक्शन लिमिट्स द क्लाउड फॉर्मेशन एंड द प्रेसिपिटेशन, जो कि अफेक्ट करता है मॉनसूनल और लोकल रेनफॉल पैटर्न को। समझ में आने वाली बात आ गई ना। बस वही चीज़ है, अपन लोगों ने क्या किया, एक ही जगह पर कर दिया है। तो क्या होगा, टेम्परेचर इन्वर्जन है सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करेंगे वेदर को, विजिबिलिटी को, एयर क्वालिटी को और लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन को। हो गया ना। बस अब जो है आप लोगों ने देखा, मैंने इतना ही कराया। कई लोग बोलेंगे कि अरे सर आपने ये छुड़वा दिया वो छुड़वा दिया, भाई मैंने जानबूझ के छुड़वाया, ठीक है। देखो आया क्या है, टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब ये आप लोगों का होमवर्क है, समझ में आया ना, जैसा है नॉर्मली। ये वाला जो है ये लास्ट वीडियो जो था उसका होमवर्क हो गया, ठीक है, ये वाला। नाउ होमवर्क क्या है, आपको फ्लो चार्ट बनाना है, इस टॉपिक पे जितने भी है डायग्राम बनाने हैं, ठीक है, बनाना ही है, ऐसा नहीं करना है, और एक इनमें से एक क्वेश्चन ट्राई करना है। समझ में आई नहीं वाली बात। नाउ नेक्स्ट वीडियो जो होगा आप लोगों का, हम लोगों का मॉड्यूल 3 का टॉपिक 2 ही चल रहा है, सी ले रहे हैं, उसमें मैं हीट बैलेंस कराऊंगा, ठीक है। अगर इफ टाइम परमिट्स तो मैं सेम प्रेशर बेल्ट को उसी वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे नहीं कराना डीप में, समझ में आया ना, क्योंकि मैं सिर्फ एग्ज़ाम रिलेटेड बात कर रहा हूँ और ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ आप लोगों के। मुझे नोट्स जो हैं वो बनवाने हैं और कोई मेरा टारगेट नहीं है। आप लोगों को अगर पीएचडी करनी है तो यू कैन रीड सविंदर सिंह बुक, क्लाइमेटोलॉजी, बहुत अच्छी बुक है, आप बहुत अच्छे ज्ञानी बन जाओगे, ज्ञाता बन जाओगे। बट आई वुड से दैट आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों के पास नोट्स ही नहीं है। भाई अगर किसी ने कुछ पूछा है मटेरियल ओवर हो जाएगा। समझ में आई ना ये वाली बात। चलो जो लोग लास्ट तक आ चुके हैं उनसे एक ही कंडीशन है कि अगर 1% भी अगर मैं हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों की तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। याद रखना आप लोगों का सपोर्ट ही इस वीडियो को, इस सीरीज को आगे लेकर जाएगा। समझ में आया ना। मैं ज़्यादा 100 इस पर वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, मैं सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल डालूंगा यूपीएससी का, ठीक है। इसका थोड़ा सा रीब्रांड करने के बारे में सोच रहे हैं। यूपीएससी का सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल मिलेगा आपको, और सी सेट, और सी सेट भी कब मिलेगा, जब आप लोग मेरी कम्युनिटी पोस्ट को बोलोगे कि भाई मुझे चाहिए फ्री में। मेरा कोई वो नहीं है कि भाई मैं, हो सकता है कि अगर मुझे सपोर्ट नहीं दिखाई दिया, मुझे लगता है कि नहीं यार मैं 2 या 3 महीने से लगातार लगा रहा हूँ, तो बीच में हो सकता है बंद कर दूँ, कोई देखेगा ही नहीं, तो फ़ायदा क्या है बेमतलब से, है ना। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो। ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगा भाई, मुझे अगर दिखेगा कि हाँ 1-2 भी लोग देख रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरे अगर वीडियो से एक का भी अगर यूपीएससी क्लियर होता है तो आई वुड बी द वेरी हैप्पीएस्ट पर्सन इन द अर्थ, ठीक है। थैंक यू मेरी बच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।